वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बेसिक स्टेप्स क्या हैं हमारा बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए। अब देखते हैं कि हमें क्या क्या टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, किन टूल्स की ज़रूरत है इस प्रोसेस को करने के लिए। नाउ वी नो फ्रॉम द foregoing discussion that the genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the key tool। अब तक हम जो डिस्कशन चला देखा कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो तभी पूरी की जा सकती है अगर हमारे पास क्या हो, उसके की टूल्स प्रेजेंट हो। दैट इज़ क्या? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, वेक्टर एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये सारे की टूल्स होना ज़रूरी हैं, तभी हम ये प्रोसेस कर पाएंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों क्या कहा जा रहा था इनको? मॉलिक्यूलर सीजर, मतलब जो डीएनए के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे डीएनए को कट करें, हमें वो पार्ट लेने के लिए जो हमें ज़रूरी है हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू कट द डीएनए ऑफ द डिज़ायर्ड नेचर। जो भी ये जैसे हमारा डीएनए है, यहाँ पे इसके बेसिस प्रेजेंट हैं, यहाँ इसके बेसिस प्रेजेंट है। अब हमें सपोज इसका इतना पार्ट चाहिए ये, तो इतना सिर्फ इतने की आवश्यकता है जो हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, तो इसे कट करना पड़ेगा। तो इसे कट करने के लिए कौन आएगा? सीज़र आएगी, सीज़र से कट लगेगा। यहाँ कौन कट करेगा इसे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसलिए हमें चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करने के लिए जो भी हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाहिए। अब इतना कट कर लिया। पॉलीमरेज एंजाइम क्यों चाहिए? ये क्या करवाता है? रेप्लिकेशन में फिर हेल्प करता है, आगे पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है। लाइगेज, ये डिज़ायर्ड सेट ऑफ डीएनए, और दूसरा जो प्लाज्मिड का डीएनए था अब इसको यहाँ पे अटैच कराना है, तो कौन अटैच करवाएगा? डीएनए लाइगेज इसको अटैच करवाएगा। तो डीएनए लाइगेज किसका काम कर रहा है? ग्लू का काम कर रहा है। वेक्टर ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। होस्ट ऑर्गेनिज्म जो चाहिए जिसमें ये सब कुछ हमें प्रोसेस करवाना है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज इन द डिटेल। अब इन सबको हम डिटेल में समझते हैं किसका क्या काम है। Restriction enzyme. In the year 1963, the two enzymes responsible for restricting the growth of the bacteriophage in Escherichia coli. अब जो अगर 1963 ईयर की बात करी जाए तो उस टाइम पे देखा कि दो एंजाइम थे जो क्या कर रहे थे? ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे। किसकी ग्रोथ को? बैक्टीरियोफेज को। किस में? एस्चेरिचिया कोलाई में। One of these added methyl group to DNA while the other cut the DNA. The later was called restriction endonuclease. तो जब इनको देखा गया कि कुछ एंजाइम है, दो एंजाइम है जो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ होने ही नहीं दे रहे हैं एस्चेरिचिया कोलाई में। तो बैक्टीरियोफेज वो होता है, वो वायरसेस को कहा जाता है जो बैक्टीरियाज को उन सबको इन्फेक्ट करते हैं। तो बैक्टीरियोफेज वो होते हैं। तो उनको आइसोलेट किया गया, देखा गया क्या है। तो वो जो दो एंजाइम से उसमें से एक जो था वो क्या कर रहा था? मिथाइल ग्रुप को क्या करवा रहा था? वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। उसका काम था मिथाइल ग्रुप को डीएनए में ऐड कराना, एक का काम। वहीं पे जो दूसरा क्या था वो डीएनए को कट कर रहा था। तो दो एंजाइम देखे गए, एक का काम था कि वो मिथाइल ग्रुप ट्रांसफ़र करवा रहा था, ऐड करवा रहा था, और एक क्या कर रहा था? कट कर रहा था डीएनए को। लेटर ऑन उनका नाम क्या रखा गया इन दोनों का? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों रखा गया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और कहाँ से आए कि कैसे हुई इसकी डिस्कवरी? किसकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, किसकी ग्रोथ को रोक रहे थे? ये बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक रहे थे। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था हमारा? हिंद सेकेंड, whose functioning depend on a specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later। जो देखा गया कि जो हिंद 2 था जिसकी फंक्शनिंग डिपेंड करती है एक डीएनए के स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे। अगर मान लो पूरा डीएनए है और इसका कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस ही है जो उसकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करेगा, तो क्या हो गया? इतना पार्ट, सपोज सिर्फ यही पार्ट, तो ये क्या हो गया? इस चीज़ के लिए स्पेसिफिक हो गया। तो इसलिए कहा गया हुज फंक्शनिंग डिपेंड ऑन अ स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, कि पूरे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे प्रेजेंट बेस नहीं है, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जिस पे इसकी पूरी फंक्शनिंग बेस्ड है। और ये फिर इसको कैरेक्टराइज किया गया 5 साल बाद। इट वॉज फाउंड दैट, देखा गया कि जो हिंट सेकेंड था हमेशा डीएनए को कहाँ कट करता था? मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द 6 बेस पेयर्स।
कि ये जो हिंट सेकंड है ये ऐसे ही किसी को कट नहीं कर देगा। मान लो अगर ये पूरा डीएनए मॉलिक्यूल है, ये यहाँ कट नहीं कर सकता, यहाँ कट नहीं कर सकता, क्योंकि हमने देखा कि इसकी फंक्शनिंग, अभी पढ़ा कि इसकी फंक्शनिंग डिपेंड करिए एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे। तो ये कट भी वहीं करेगा जहाँ इसको वो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिलेगा, ऐसे ही कहीं भी कट नहीं कर सकता। इसलिए इसका नाम ही है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस वही एंजाइम होते हैं जो डीएनए को एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर जगह पे ही कट करे। मतलब जो निर्धारित जगह है कि अगर वो जगह, वो पॉइंट, वो पोजीशन उस डीएनए में मिलने वाली है तभी वो उस एंजाइम उस डीएनए का वो पार्ट कट करेगा। दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अगर वो सीक्वेंस वहाँ पे नहीं है, वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस वहाँ नहीं है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उस हमारे डिजायर्ड सेट ऑफ डीएनए को कट नहीं करने वाला। तो यही कहा गया है कि हिंट सेकंड जो था वो क्या करता है, डीएनए को कट करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही रिकॉग्नाइज करता है उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को, और वो सीक्वेंस कैसा है, 6 बेस पेयर का सीक्वेंस है। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और इस जो स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस है उसे क्या कहा जाता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहा जाता है। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर द हिंट सेकंड। बिसाइड हिंट सेकंड, अब हिंट सेकंड के अलावा टुडे वी नो मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। आज की तारीख में हम 900 से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में जानते हैं जिनको आइसोलेट कर दिया गया है। कहाँ से, ओवर 230 स्ट्रेन्स। और बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन में से जिनको निकाल लिया गया है, आइसोलेट कर लिया गया है। ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। और जो हर एक ये 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, हर एक का रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस डिफरेंट है। मतलब जिस सीक्वेंस पे काम करने वाले हैं वो सबके लिए स्पेसिफिक है, किसी के लिए भी सेम नहीं है। The convention for the naming these enzymes is the first letter of the name comes from the genus and the second whose letter comes from the species। अब जो इनका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम रखा गया है तो कैसे रखा गया है, किस बेसिस पे रखा गया है, ये पढ़ते हैं क्या, या फिर क्या क्राइटेरिया है इनका नाम रखने का। तो जो एंजाइम है उसका फर्स्ट लेटर जो है नेम का वो कहाँ से आता है, उसके जीनस से आता है। सेकेंड लेटर उसकी स्पीशीज से आता है ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, जो प्रोकैरियोटिक सेल का है। फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड, कहाँ से उनको आइसोलेट किया गया है। जो सबसे इसने बोला फर्स्ट लेटर कहाँ से आएगा, उसके जीनस से। सेकेंड लेटर कहाँ से आएगा, उसकी स्पीशीज से। फिर एग्जाम्पल जैसे कि देखते हैं हम ई कोराई। ई कोराई कहाँ से आया है, एस्टीरिया कोलाई, उसका जीनस एस्टीरिया कोलाई, उसकी स्पीशीज RY13। अब ई कोलाई में जो आर क्या रिप्रेजेंट करता है, डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ, मतलब किस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से वो आया है। देखो आर स्ट्रेन, आर क्या डिनोट करता है, ई कोलाई कहाँ से आया, एस्टीरिया कोलाई से, एस्टीरिया उसकी जीनस, कोलाई उसकी स्पीशीज, RY। आर में क्या डोनेट करता है, आर आता है उसके स्ट्रेन से, किस स्ट्रेन से उसको आइसोलेट किया गया है। और रोमन नंबर जो होते हैं फॉर द नेम इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, कि किस नंबर पे उस स्ट्रेन से, बैक्टीरिया के उस स्ट्रेन से उस एंजाइम को आइसोलेट किया गया है। तो ये बताता है रोमन नंबर, कि रोमन नंबर का काम है कि किस सीक्वेंस में उसको आइसोलेट किया गया, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे। आर बताता है जो उसके बाद वाला नंबर होता है कि कौन से स्ट्रेन से लिया गया है बैक्टीरिया वाला, बैक्टीरिया के। फर्स्ट लेटर बताती है उसकी स्पीशीज, सेकंड बताती, सॉरी, फर्स्ट लेटर बताती है उसके जीनस और सेकंड बताती है उसकी स्पीशीज। और स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, मतलब अगर जैसे हमने किसी चीज़ पे प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, और उस चीज़ को बाहर निकाल जाए, पुल आउट किया जाए, तो दैट इज़ उसका स्ट्रेन कह सकते हैं हम, ऐसा समझ सकते हो। या ये तो जो मतलब है इसका फोर्स सब्सिक्वेंट पुल टाइप, वो उसका एक फिजिकल मीनिंग हो गया स्ट्रेन का। अगर जो हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, वह। लेकिन अगर यहाँ बात की जा रही है कि एस्चेरिया कोलाई या किसका, बैक्टीरिया का स्ट्रेन, आर के बताते हैं किस स्ट्रेन से लिया गया, तो स्ट्रेन का मतलब होता है यहाँ पे जेनेटिक वेरिएंट, उसका जेनेटिक वेरिएंट क्या था या उसका सब टाइप क्या है, तो ये होता है स्ट्रेन। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू अ लार्ज क्लास ऑफ द एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियसेस। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है किस क्लास को बिलोंग करता है, क्लास न्यूक्लियसेस को, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू अ लार्ज क्लास ऑफ द एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियसेस। दीज आर टू काइंड्स, दो टाइप के न्यूक्लियसेस होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। जो एक्सोन्यूक्लियस रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए,
अभी हमने पढ़ा था कि हिंट सेकंड क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मतलब स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं हमारे, उनको दो क्लासेस में बांटा गया है, पहला एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस हमने देख लिया, एंडोन्यूक्लियस कहाँ कट करने वाला है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करने वाला है। वहीं पे जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो एंड्स पे कट करता है, एंड्स पे। जैसे ये डीएनए है, ये इसका एंड है, तो यहाँ कट लगाएगा ये एक्सोन्यूक्लियस, और ये एंडोन्यूक्लियस है, यहाँ इसके सीक्वेंस प्रेजेंट है, ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करेगा, वो हो गया एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे दो टाइप के हो गए, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस वो एंजाइम है जो डीएनए के एंड्स पे कट करेगा, एंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम है जो स्पेसिफिक सीक्वेंस पे उस डीएनए को कट करने वाला है। Whereas the endonuclease make a cut at a specific position within the DNA. तो endonuclease कहाँ कट करता है, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे within the DNA. Whereas endonuclease make the cut at the specific position within the DNA. तो ये इसका काम है। Each restriction endonuclease function by inspecting the length of the DNA sequence. Once it finds a specific recognition sequence, it will bind to the DNA and cut the each of two strands of the double helix at a specific position in their sugar phosphate backbones. अब देखो, इसने कहा कि हर एक रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम, स्पेशली रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो कैसे फंक्शन करता है। मान लो ये पूरी तुम्हारे डीएनए की लेंथ है, यहाँ सीक्वेंस प्रेजेंट है। अब मान लेते हैं कि जो उसका रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस वो यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, और ये है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मान लो इसे, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चल रहा है, ये इसे पूरे को देखते हुए चलेगा कि कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, पूरे को चेक करेगा। वही लिखा है, बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, पूरे डीएनए के सीक्वेंस को इंस्पेक्ट कर लेगा। जैसे ही उसको अपना ये रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस मिल जाएगा, तभी वो बाइंड कर जाएगा डीएनए से। क्या करेगा, यहाँ पे आके बाइंड करेगा डीएनए के साथ, फिर कट कर देगा उसके दोनों स्ट्रैंड्स को डबल हेलिकल पोजीशन पॉइंट्स, मतलब ऐसे कट करेगा कि दोनों एंड्स पे कटे। सपोज मान लो अगर ये सीक्वेंस है, तो यहाँ से पूरा ये कट जाएगा, ये यहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट देगा, इसे ये पॉइंट काटना है। और कैसे काटना है कि शुगर फॉस्फेट बैकबोन, मतलब जहाँ पे शुगर और फॉस्फेट अटैच्ड है उस जगह से उसको कट करेगा, ताकि क्या बने, वहाँ पे हैंगिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ताकि बाद में जब हम डीएनए लाइगेज की मदद से चिपकाएं तो आसानी से चिपक जाए। तो ये ऐसे काम करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो वही लिखा है, ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए। अब ये क्या करता है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कैसे सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को। कैसे सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है जिनको जैसे आगे से पढ़े तब भी वो सेम पढ़ जाए, पीछे से पढ़ा जाए तब भी सेम पढ़ा जाए। जैसे कि ये देखो, ये क्या है, GAATTC, ये सीक्वेंस पूरा यही पढ़ा जा रहा है। अगर तुम इस डायरेक्शन में इसको रीड करते चलो, अगर तुम पीछे से रीड करते होगे तब भी यही पढ़ा जाएगा, GAATTC। दैट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, मतलब आगे से पढ़ने में भी वही सेम, पीछे से पढ़ने में भी वही सेम। जैसे अगर नॉर्मल हम हिंदी में बात करें तो क्या होता है, कनक, आगे से पढ़ो इधर से भी कनक, पीछे से पढ़ो इधर से भी कनक। नमन, इधर से पढ़ोगे नमन, पीछे से पढ़ोगे नमन। दैट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। कैसे सीक्वेंस कह सकते हैं हमें, ये क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आर दो सीक्वेंस विच आर रीड सेम, जो बिल्कुल सेम तरीके से पढ़े जाएं, अगर हमको दोनों साइड से पढ़े जाएं, चाहे आगे से पढ़े चाहे पीछे से पढ़े। या हम बोल सकते हैं जैसे कि GATTC का एग्जाम्पल है, ये सेम ही है। आगे से देखो इस सीक्वेंस को, पीछे से देखो तो सेम ही है। इसको अगर एंजाइम रीड करेगा, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को रीड करेगा सीक्वेंस को, तो इधर से भी यही पढ़ने वाला है और पीछे से भी। तो ऐसे सीक्वेंस को कहा जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, समझ आना चाहिए, चाहे वो ऐसा है कनक और नमन से GATTC एग्जाम्पल से समझ आए, या फिर NCERT भी एक एग्जाम्पल देती है मलयालम। मलयालम को तुम आगे से पढ़ो वो भी मलयालम है, पीछे से रीड आउट करोगे तब भी वो मलयालम ही है। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो किस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, जो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा उसको रिकॉग्नाइज करेगा।
वहाँ जब रिकॉग्नाइज कर लेगा, इंस्पेक्ट करते टाइम पे पूरे उसकी लेंथ को इंस्पेक्ट करते टाइम डीएनए की जैसे रिकॉग्नाइज कर लेगा, उस पर जाके बाइंड कर जाएगा, बाइंड करेगा और डीएनए को कट कर देगा। तो ऐसे काम करता है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। देखो ये बताया उसने, डू यू नो द पैलिंड्रोम आर, पैलिंड्रोम क्या होते हैं? दीज आर द ग्रुप ऑफ लेटर्स, ऐसे लेटर्स का ग्रुप होता है अगर हम उसको पढ़ें, दैट फॉर्म द सेम वर्ड्स व्हेन द रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जो आगे पीछे दोनों टाइप पढ़ने से सेम ही वर्ड बनाए, लाइक मलयालम, नमन, कनक, दीज आर द पैलिंड्रोम्स। जो क्या है? दीज आर द ग्रुप ऑफ द लेटर्स दैट फॉर्म द सेम वर्ड व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड. Example Malayalam. As against the word palindrome, where the same word is read in both the direction, the palindrome in DNA is a sequence of the base pair that reads same on two strands when the orientation of the DNA चेंज, मतलब जब उसका अगर हम डीएनए का ओरिएंटेशन चेंज कर दें, जैसे अगर 3' to 5' है, ये इसकी एक ओरिएंटेशन हुई, अगली होगी 5' to 3', तो जो यहाँ सीक्वेंस होगा GAATC सेम पढ़ा जाएगा, यहाँ भी क्या होगा GATTC। अब इसकी क्या हो गया, इसका जो ओरिएंटेशन है चेंज हो गया है, ओरिएंटेशन चेंज होने पे भी इसका सीक्वेंस क्या है? सेम आने वाला। तो वही बता रहा है कि अगर जैसे पैलिंड्रोम वर्ड्स की बात की जा रही है, वैसे डीएनए में पैलिंड्रोम वो सीक्वेंस होता है जहाँ पे बेस पेयर दोनों स्ट्रैंड्स पे सेम ही तरीके से पढ़े जाएं, दो ओरिएंटेशन उनकी। The palindrome in the DNA is a sequence of the base pair that reads same on the two strands when the orientation of the reading is kept the same. जब ओरिएंटेशन क्या रखी जाए? सेम रखी जाए, सॉरी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होती, ओरिएंटेशन सेम रखी जाती है। मैंने गलत बोल दिया, हाँ बनाया तो देखो ये था 3' और 5', इधर से भी क्या जाएगा 5' और 3'। अगर हम इधर रीड कर रहे हैं ओरिएंटेशन इसकी 3' to 5' है और यहाँ से भी इसकी ओरिएंटेशन 3' to 5' है, तो GAATC तो क्या हो गई, इसकी ओरिएंटेशन सेम है। ये क्या हुआ? पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, क्योंकि 3' to 5' रीड करने में भी यही है और इधर भी 3' to 5' हम रीड करेंगे, तो इसकी ओरिएंटेशन सेम है और रीड आउट भी वही करा जा रहा है। तो ये कैसा हुआ? पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जिसको कौन रिकॉग्नाइज करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर डीएनए को कट करते हैं इसी स्पेसिफिक सीक्वेंस पे, जिसको जैसे उन्होंने समझा भी रखा है। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सीक्वेंस रीड्स द सेम ऑन द टू स्ट्रैंड्स, अगर 5' से 3' जाएँ तो ऐसे पढ़ने जा रहा है, और अगर हम उधर से जाएँ तो भी 3' to 5' ऐसे पढ़ने वाले हैं। तो क्या रखी जा रही है? इसकी ओरिएंटेशन सेम रखी जाती है। The restriction enzyme cut the strand of the DNA a little away from the center of the palindrome sites but between the same two bases on the opposite strand. मतलब जो restriction enzyme होता है वो DNA strand को कट करेगा, लेकिन उसके सेंटर से नहीं, सेंटर से जो पैलिंड्रोमिक साइट है उसके सेंटर से थोड़ा दूर, लेकिन सेम टू बेसिस में करता है अपोजिट स्ट्रैंड। वहाँ डायग्राम में समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। देखो ये क्या है? पैलिंड्रोम सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा तो उसके सेंटर से कट नहीं करेगा, सेंटर को थोड़ा छोड़ के कट करेगा। देखो अगर सेंटर से कट करता तो ऐसे कुछ जाता, ऐसे कुछ जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। कहाँ कट करता है? सेंटर से थोड़ा अवे, देखो सेंटर से थोड़ा अवे कट किया गया है इसको भी, लेकिन क्या करता है? जो सेम सेम चीज़ें हटाएगा, सेम न्यूक्लियोटाइड जो सेम बेसिस है वो सेम बेसिस हटाएगा दोनों अपोजिट स्ट्रैंड से, ताकि क्या हो सके? वो बाद में ज्वाइन हो सके। देखो अपोजिट हटे हैं ना, यहाँ से क्या हटा है? AATT हटा, यहाँ से भी क्या हटा? TTAA। तो इसका ये सीक्वेंस हटा और इसका ये, तो ये दोनों क्या है? अपोजिट स्ट्रैंड है ना, ये एक स्ट्रैंड ये, तो इसके स्ट्रैंड अपोजिट ये, तो क्या हटा? अपोजिट स्ट्रैंड्स में से सेम बेसिस सेम हटाए जाते हैं ताकि आगे चल के वो इजीली बाइंड हो पाए। देखो लिखा है उन्होंने आगे, restriction enzyme cut the strand of the DNA a little away from the center of the palindrome site but between the same two bases of the opposite strand. क्या करता है? दो सेम बेसिस के बीच में कट करता है लेकिन अपोजिट स्ट्रैंड पे, जिसकी वजह से क्या बचता है? सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन बचता है एक एंड पे। देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस, वही मैंने बताया था, क्या हो सके? आसानी से बाइंड कर सके। तो क्या मिलेंगे वहाँ पे? ओवरहैंगिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, मतलब ऐसा लटका हुआ स्ट्रक्चर मिलेगा। अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी ही शेप बनेगी। तो क्या बोलते हैं? ओवर हैंगिंग स्ट्रक्चर्स, जो आपस में फिर क्या हो जाए? बाइंड कर जाए, चिपक जाए, जिन्हें क्या कहते हैं हम? ओवर हैंगिंग स्ट्रक्चर्स। इन लटके हुए स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? स्टिकी एंड्स कहा जाता है। ऑन ईच स्ट्रैंड
These are named so because they form the hydrogen bond with their complementary cut counterparts. इनका ये नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि ये क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट के साथ। कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट मतलब जो इसके अपोजिट आने वाला है उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके बाइंड कर जाएंगे। दिस स्टिकनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज। और ये अब कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज की मदद से ये हमारा इजीली हो जाता है कि जो दो अपोजिट स्ट्रैंड्स वाले से हैंगिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं ये स्टिकी एंड जिन्हें बोलते हैं, फिर ये आपस में क्या कर जाएं? कंबाइन कर जाएं, बाइंड कर जाएं थ्रू द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। किस एंजाइम की मदद से? डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से। ऊपर देखते हैं, देखो डायग्राम में। एक्शन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये क्या है? द एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइड। जो क्या एंजाइम कट करेगा? बोथ स्ट्रैंड, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को सेम साइड पे कट करने वाला है। ये क्या है? ई कोराई। ई कोराई कट द डीएनए बिटवीन द बेसिस डीएनए ओनली व्हेन द सीक्वेंस ऑफ जीएटीसी इज प्रेजेंट इन द डीएनए। और यहाँ पे तभी कट होगा इसमें अगर यहाँ पे सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। तो ये क्या है? हमारा वेक्टर डीएनए। ये क्या है? हमारा फॉरेन डीएनए। वेक्टर डीएनए वो डीएनए है जिसके साथ फॉरेन डीएनए कंबाइन होकर हमारे होस्ट में जाता है। तो वेक्टर डीएनए है ये। इधर फॉरेन डीएनए, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवाया हमने। ई कोराई से दोनों को उसने काटा, इधर से इतना पार्ट काटा, इधर से इतना पार्ट काटा, सेंटर से नहीं काटा। अभी फ्रॉम द सेंटर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं, अपोजिट स्ट्रैंड्स हैं, तो ऐसे काटा है कि सेम बेसिस हटाए गए हैं लेकिन अपोजिट स्ट्रैंड से। तो अभी क्या बन गए? हैंगिंग स्ट्रक्चर्स से बन गए, जैसे मैंने अभी ड्रॉ करे थे, देखा जाए तो अभी क्या करेंगे? आसानी से कंबाइन कर पाएंगे। उन्हें क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड्स बोलेंगे। तो डीएनए फ्रेगमेंट जॉइंट एट स्टिकी एंड्स, जो डीएनए फ्रेगमेंट से किस पॉइंट पे ऐड वो होंगे? चिपकेंगे, स्टिकी एंड्स पे चिपक जाएंगे। देखो अभी चिपक गए। ये क्या बन गया? हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये क्या था? वेक्टर डीएनए। और ये क्या था? हमारा फॉरेन डीएनए। अभी दोनों कंबाइन कर गए तो ये क्या बन गया? हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। किस एंजाइम के थ्रू से बना? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू से बन गया। और कौन सा एंजाइम यूज हुआ है यहाँ पे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ई कोराई। तो ऐसे बना ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते हैं जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसको क्या यूज है जेनेटिक इंजीनियरिंग में कि रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बने डीएनए का विच आर कंपोज ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और जीनोम। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए विच आर कंपोज ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड जीनोम। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में ताकि वो क्या बना सके? रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बना सके डीएनए का, जिसमें जो विच आर कंपोज ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड जीनोम। जिसका जो डीएनए है उसमें अलग अलग सोर्सेज अलग अलग जगह से आया होगा, उसमें बहुत सारे अलग अलग जीनोम्स होंगे। तो when cut by the same restriction enzyme the resultant DNA fragment have the same kind of sticky ends। अब ये क्वेश्चन उठ सकता है, पूछ सकता है, तो जब हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करते हैं तो ये डाउट हो सकता है ना कि सेम ही क्यों यूज़ करना। अगर सेम इसलिए करते हैं, वो सेम एंजाइम जब कट करेगा डीएनए फ्रेगमेंट को तो सेम काइंड के वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हटेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे स्टिकी एंड्स बनेंगे। अगर डिफरेंट एंजाइम यूज़ करेंगे तो उसका रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस अलग होगा, एक का अलग एक का अलग, तो अलग अलग पोजीशंस पे कटेगा, तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा ही नहीं, ना स्टिकी एंड्स बनेंगे। इसीलिए हम सेम एंजाइम यूज़ करते हैं ताकि वो सेम वहाँ पे सीक्वेंस को हटाए अपोजिट स्ट्रैंड से और क्या बने? स्टिकी एंड्स बने और इजीली चिपक जाए वहाँ पे डीएनए लाइगेज के थ्रू। तो देखते हैं, ये फॉरेन डीएनए है, ये वेक्टर डीएनए हमारा। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ द फॉरेन डीएनए वेक्टर डीएनए टू स्पेसिफिक पॉइंट। क्या हुआ? एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे दोनों को कट कर दिया। देखो यहाँ और यहाँ दोनों को काटा गया। लाइगेज ज्वाइन द फॉरेन डीएनए टू द प्लाज्मिड। अब लाइगेज ने क्या करा? ये फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड डीएनए के साथ कंबाइन करा दिया। अब ये क्या बन गया? हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस दो चीज़ का मिला है? फॉरेन डीएनए का, फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए, जो क्या है? हमारा वेक्टर है। तो वेक्टर प्लस डिजायर्ड वाला मिलके बनाते हैं हमारा रिकॉम्बिनेंट। ठीक है। फिर अब उसको ट्रांसफॉर्म करा गया होस्ट सेल में। ये है हमारा होस्ट सेल जिसमें वो चीज़ हमें डालनी थी। ट्रांसफॉर्मेशन, इसको इंट्रोड्यूस कराया गया इसके अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन अब ये इसके जेनेटिक मटेरियल का पार्ट बनेगा और फिर यहाँ सेल डिवाइड करेगा जिसमें वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला डीएनए हमें मिलेगा। तो ये क्या थी? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि कैसे डीएनए टेक्नोलॉजी करी जाती है, उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन।
तो हमने देखा कि इसमें जो हमने पहला की टूल पढ़ा, क्या पढ़ा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या टूल था, देखा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप के निकले, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। और इनको कैसे देखा गया, कैसे मिले, कैसे इनकी डिस्कवरी हुई, कि ये देखा गया कि कुछ दो एंजाइम है जो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ होने ही नहीं दे रहे हैं ईकोलाई में। जब उनको आइसोलेट किया गया तो एक को देखा कि एक का क्या काम था, वो डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था। दूसरा ये क्या था कि वो डीएनए को एक स्पेसिफिक पोजीशंस पे कट कर रहा था। तो फिर इससे देखा सबसे पहले कौन सा डिस्कवर हुआ, हिंट सेकंड डिस्कवर हुआ। फिर हमने देखा कि नॉमेनक्लेचर, इनको नाम कैसे दिया जाता है। फर्स्ट लेटर जीनस से आता है, सेकंड स्पीशीज से आता है, फिर उनका स्ट्रेन आता है, और रोमन नंबर उनका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन बताते हैं कि किस ऑर्डर पे, किस नंबर पे इनको निकाला गया, इनके स्ट्रेन से। फिर हमने नॉमेनक्लेचर देखा। फिर देखा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस वो एंजाइम है जो डीएनए के एंड्स पे कट करेगा, एंडो जो है स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करेगा। स्पेसिफिक पोजीशन भी क्या, एंडोन्यूक्लियस क्या है, जो पूरे डीएनए की लेंथ को इंस्पेक्ट करता है, और जो वहाँ पे स्पेसिफिक सीक्वेंस, जो स्पेसिफिक सीक्वेंस भी कैसा होना चाहिए, पैलिंड्रोमिक होना चाहिए। अगर ओरिएंटेशन सेम रखा जाए डीएनए का तो आगे पीछे से दोनों टाइम पे रीड करने पे वो सेम ही आए, दैट इज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो वो देखेगा, फाइंड करेगा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, जहाँ वो उसको मिलेगा, डीएनए के साथ कंबाइन करेगा, फिर उसको कट कर देगा। कट कैसे करता है, सेंटर पे कट नहीं करता है, थोड़ा सेंटर से अवे कट करता है, ताकि दोनों अपोजिट स्ट्रैंड जो है डीएनए के सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को वहाँ से रिमूव करता है, ताकि फिर जो ओवर हैंगिंग लटके हुए जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो कैसे बने, स्टिकी बने, स्टिकी एंड्स होंगे, फिर वो आप बाद में इजीली कंबाइन किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज यूज़ करके उनको कंबाइन करते हैं, फिर वो हमारा क्या बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। फिर उसके बाद उसको हम अपने होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करते हैं, होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर आगे चल के उसकी प्रोजेनिस में वो डीएनए आ जाता है। तो ये यहाँ पे हमने देखा पहला की टूल हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। Now, you may have realized that normally, unless one cut the vector and the source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created. हाँ, तो you may have realized that the normally, unless one cut the vector and the source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created. अब आप ये समझ ही गए हो, रियलाइज़ कर गए हो कि जब तक हम वेक्टर को और हमारा जो सोर्स डीएनए उसको सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट नहीं करेंगे तो हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल नहीं बन सकता। अब इसमें इसी में क्या बता रहा है, अब सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट। अब जो तुमने कट करा उसको आइसोलेट भी तो करोगे, सेपरेट भी तो करोगे, वो कैसे करोगे। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। अब तुमने उसको कट कर दिया डीएनए को, ये पूरा डीएनए था हमारा, इसको कट कर दिया अलग अलग उसमें हमने पूरा, तो हमें उसमें क्या मिले, उसके फ्रेगमेंट मिले। अब इन फ्रेगमेंट्स को कैसे सेपरेट करेंगे। द फ्रेगमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय अ टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। किस टेक्निक का यूज़ करके इनके फ्रेगमेंट्स को अलग किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करके। सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर निगेटिवली चार्ज, जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं। Since the DNA fragments are negatively charged molecules, they can be separated by forcing them to move towards the anode under the electric field through the medium matrix. अब ये कह रहा है डीएनए फ्रेगमेंट कैसे है, निगेटिवली चार्ज है, अगर उनको हम कैसे अलग कर दें, अगर उन पर एक फोर्स लगा है कि उनको मूव करना है एनोड की तरफ, और किसके इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, तो हाँ हमारे जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं अलग अलग हो जाएंगे, जैसे यहाँ दिखाए गए हैं। देखो ये क्या है, निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, और फोर्स करने की टुवर्ड्स कहाँ मूव करे, एनोड की तरफ मूव करे, और किसके इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। तो जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में एनोड की तरफ मूव करने लगेंगे तो ये डीएनए के अलग अलग फ्रेगमेंट सेपरेट हो जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, अपने अपने पोटेंशियल के हिसाब से मूव करते जाएंगे। Nowadays, the most commonly used matrix in an agarose, which is a natural polymer extracted from the seaweed. अब इसमें एक मीडियम रखा जाता है, वो मीडियम क्या यूज़ किया जाता है, कौन सा मीडियम होता है, यहाँ पे एग्रोज जेल बोलते हैं। ये क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है जिसको हम सीवीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब देखो जो डीएनए फ्रेगमेंट है सेपरेट होता है, डिजॉल्व होते हैं, कैसे होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, उनके साइज के हिसाब से। जैसे थ्रो द सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एग्रोज जेल। कौन सा इफेक्ट प्रोवाइड किया जाता है, सीविंग इफेक्ट। जैसे अगर हम कोई चीज़ लेते हैं प्लेट वगैरह में, उनको उछालते हैं, फटकते हैं, बेसिकली सीविंग करते हैं, तो जो जो होते हैं जो छोटे वाले होते हैं वो उतनी दूर जाके गिरते हैं,
देखते हैं ना, अगर हमसे कुछ हमारे सपोज चावल साफ़ कर रहे हैं तो उसमें जितना भी कूड़ा होता है, जब उनको फटका जाता है, प्लेट में रख के उछाला जाता है उनकी, ताकि डस्ट पार्टिकल सब रिमूव हो जाए, तो जितना छोटा उसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो उतनी दूर जाके गिरती है। दैट इज सीविंग इफेक्ट टाइप। तो जो एग्रोस जेल होता है उसे डालते हैं तो उसमें वो यही इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है कि जो जितना छोटा डीएनए फ्रेगमेंट होगा वो उतनी दूर तक मूव करेगा। तो वही लिखा है, वही चीज़ यहाँ मेंशन की गई है कि किस बेसिस पे ये होता है। तो द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट या रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अपने साइज के हिसाब से वो रिजॉल्व होते हैं, सेपरेट होते हैं थ्रू द सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एग्रोस जेल। और कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वहाँ पे, सीविंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। कौन प्रोड्यूस करता है? एग्रोस जेल की मदद से। हैंस जितना ही छोटा स्मॉलर फ्रेगमेंट होगा, साइज होगा, वो उतना ही दूर जाके मूव करेगा। लुक एट द फिगर 11.3 एंड गेस एट द विच एंड द जेल सैंपल वॉज लोडेड। तो किस एंड पे सैंपल लोड किया गया होगा? इस एंड पे किया होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा जो जितना छोटा वो उतना दूर जाके गिरेगा। तो स्मॉलेस्ट इधर आ रहा है तो इसके दूर जा रहा है। तो इस यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा साइज, फिर छोटा 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 करते हैं सबसे दूर, स्मॉलेस्ट। वही लिखा डीएनए बैंड्स इधर लार्जेस्ट है, इधर स्मॉलेस्ट है। The separated DNA fragment can be visualized only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide. अब इन्हें हमने सेपरेट तो कर लिया, अभी हमें दिखने भी तो चाहिए। कैसे दिखेंगे? अपनी नेकेड आइट से तो हम नहीं देख सकते ना खाली ऐसी, तो इन्हें देखने के लिए स्टेनिंग, कलरिंग करनी पड़ती है। तो वही लिखा है जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट है उसको हम देख सकते हैं आफ्टर द स्टेनिंग ऑफ डीएनए। जब डीएनए को स्टेन कर दे, कलर कर दें, किसके साथ? कंपाउंड, एक कंपाउंड होता है नोन एज इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड से जब उसको स्टेन कर दें तब वो हमें दिखने लगता है हमारा डीएनए। फॉलोड बाय एक्सपोजर टू द यूवी रेडिएशन। और इसे उसको स्टेन करने के बाद उसको यूवी रेडिएशन में रखेंगे तो हमें वहाँ पे पूरा डीएनए, उसके फ्रेगमेंट्स आसानी से दिख पाएंगे। तो ये लिखा है, यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट इन द विजिबल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग। आप विजिबल लाइट में और स्टेनिंग के बिना प्योर डीएनए देख ही नहीं सकते। तो डीएनए देखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? उसको यूवी रेडिएशन, यूवी रेस का एक्सपोजर कराना और इथीडियम ब्रोमाइड से उसको स्टेन कराना। यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ द डीएनए। अब देखो इस प्लेट में हमें क्या देखना है? ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स है ना, ये तो इथीडियम ब्रोमाइड ऑरेंज कलर का होता है। तो और कई बार इसे बोलते हैं, एक ऑरेंज डाई होती है जिससे हम स्टेन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो इथीडियम ब्रोमाइड। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक है, कैसे होता है डीएनए जो सेपरेट होता है, किस बेसिस पे होता है, कौन सा इफेक्ट लगता है, कौन सा जेल यूज़ होता है, और मतलब किस साइड मूव करता है, डीएनए पॉजिटिव रिचार्ज है, निगेटिव रिचार्ज है। तो ये पूरा, वैसे तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। और ये सारे पार्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, की टूल्स वाले यहाँ से पूछते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप्स क्या होते हैं, कहाँ किसको कट करता है, उस सीक्वेंस को क्या कहा जाता है। वैसे ही जब सेपरेट हो गया, कट कर दिया, अब उनको सेपरेट भी करेंगे, फ्रेगमेंट्स को काट के खाली छोड़ थोड़ा ना देने, उसे उठाना है, फिर हमें कंबाइन कराना है, तो उसके लिए उसे उठाना पड़ेगा, उसमें से सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करेंगे, आइसोलेट करेंगे, तो हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से उसको सेपरेट किया। एक मीडियम होता है एग्रोस जेल, उसको लोड किया जाता है उस मशीन में। अब जो साइज़ के बेसिस पे डीएनए हमारे अलग हो जाते हैं, बड़ा वाला पास में रहता है, छोटा जितना छोटा होता है दूर जाके गिरता है। फिर जो सेपरेटेड डीएनए वो हमको कब देख सकते हैं? जब उनको स्टेन करें और यूवी रे से एक्सपोजर कराएं। तो स्टेन करने के लिए किस डाई का यूज़ किया जाता है? यहाँ पे इथीडियम ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। फिर इसको यूवी रेडियस से एक्सपोज किया जाता है और फिर हमें क्या दिखते हैं? यू कैन सी द ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ द डीएनए इन इथीडियम ब्रोमाइड स्टेन जेल। हमें क्या दिखते हैं? ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखते हैं इथीडियम ब्रोमाइड के। तो वो क्या है? ऑरेंज बैंड्स हमारे फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए जो हमने सेपरेट करे हैं। So you can see the bright orange colored DNA in a ethidium bromide stained gel exposed to UV light. The separated band of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. अब इनको यहाँ से कट कर लिया जाता है एग्रोस जेल से और फिर इनको कहाँ रखा जाता है? जेल, इनको एक उस पर शीट पे ट्रांसफ़र करते हैं, बेसिकली उठा के फिर आगे चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो दिस स्टेप इज़ नोन एज एल्यूशन। तो एल्यूशन क्या कहा जा रहा है? जब इसको एग्रोस जेल में से कट करके सेपरेट किया जा रहा है, दैट इज़ नोन एज एल्यूशन। क्या बोल रहे हैं इसे? एल्यूशन। इसको एग्रोस जेल में से उठा के उसको कट किया गया, दैट इज एल्यूशन। द डीएनए फ्रेगमेंट प्यूरिफाइड इन दिस वे आर यूज इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद द क्लोनिंग वेक्टर्स। तो अब डीएनए फ्रेगमेंट हमने उसको वहाँ से कट आउट कर लिए, सेपरेट कर लिए, इस प्रोसेस को एल्यूशन कहा गया। इस तरीके से हमने पूरा ये फ्रेगमेंट निकाल लिया। अब इनको यूज़ करेंगे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। तो बेसिकली हमने इसमें पढ़ा सबसे पहला टूल जो था हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखा दो टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हुए, कैसे इसको आइसोलेट किया गया। दो टाइप में थे, एक्सो, एंडो। एक्सो क्या होते हैं? एंड्स पे कट करते हैं। एंडो स्पेसिफिक सीक्वेंस पे करते हैं। वो स्पेसिफिक सीक्वेंस कैसा होना चाहिए? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होना चाहिए, मतलब उनको आगे पीछे दोनों से पढ़ो तो सेम पढ़ा जाए, दैट इज़ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस।
फिर हमने देखा इनको आइसोलेट कैसे हुए थे कि एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था कि बैक्टीरियोफेज को ग्रो करने नहीं दे रहे थे इकोलाई में। तो तब देखा गया, उसको आइसोलेट किया गया, तो वहाँ से ये 2 एंजाइम निकले। देखा इनका काम क्या है, कट करना। कट कर दिया। अब कट करने के बाद जो उनको अलग भी तो करना है, तो किस टेक्निक के थ्रू इनको डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग करते हैं? बाय द टेक्निक ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है, उसको यूज़ करते हैं। ये चैम्बर्स होते हैं हमारे, 1 2 3 4 चैम्बर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। हमारा सैंपल लोड किया जाता है। जो सैंपल लोड होता है फिर वो किस बेसिस पे सेपरेट होता है? उसके साइज़ के बेसिस पे। जो जितना छोटा साइज़ होगा डीएनए का वो दूर जाएगा, पास जो जितना बड़ा होगा वो पास में रह जाएगा। तो इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे। अब सेपरेट हो गए, अब इन्हें देखना भी है, तो इन्हें देखने के लिए स्टेन करना होता है। बिना स्टेनिंग के अगर हम स्टेनिंग ना करें और फिर उसको यूवी लाइट से एक्सपोजर ना दें तो हम इन्हें देख नहीं सकते। स्टेनिंग के लिए कौन सी डाई यूज़ होती है? यहाँ पे इथीलियम ब्रोमाइड डाई यूज़ की जाती है। अब यहाँ पे हमें ब्राइट ये ऑरेंज कलर के बैंड्स दिख रहे हैं, तो ये क्या बता रहे हैं? जो इथीलियम ब्रोमाइड थी उसका कलर कैसा था? ऑरेंज कलर था। तो इस तरीके से सेपरेट हो गए। अब इन यहाँ सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स को हमें कट करना है, कट करके बाहर निकालेंगे तभी हम आगे यूज़ कर पाएंगे। कट जब करेंगे, यहाँ पे कौन सा जेल यूज़ हो रहा था? एग्रोस जेल हो रहा था। जब इसको हम कट करेंगे इस जेल में से, तो उस प्रोसेस को कहा गया एल्यूशन। एल्यूशन कह दिया उसको। और फिर डीएनए फ्रेगमेंट यहाँ से निकाले जाएंगे और इसको फिर हम आगे अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये पहला टूल था हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और इसमें हमने देखा कैसे कट करेंगे और कैसे हमारा जो डिज़ायर्ड सेट ऑफ डीएनए है या डिज़ायर्ड सेट ऑफ जीन या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो भी है उसको कैसे आइसोलेट करेंगे, फिर उसको आगे कैसे यूज़ करेंगे, अब आगे देखेंगे। देखो यहाँ लिखा भी है, टिपिकल एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस showing the migration of undigested lane 1 and the digested set of the DNA fragment lane 2 to 4। ये क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे कि कैसे हमारे डीएनए फ्रेगमेंट यहाँ पे सेपरेट हुए हैं। तो यहाँ पे दिखा है अनडाइजेस्टेड और डाइजेस्टेड सेट। अब अनडाइजेस्टेड का मतलब होता है जो ऐसी रैंडमली कट किए गए हैं, और डाइजेस्टेड सेट का मतलब वो सेट है जो कट किया गया है थ्रू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट किया है। तो डाइजेस्टेड वाला सेट कौन सा है यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट का? सेकंड लेन में और 4 लेन में। तो ये क्या है? जो थ्रू द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट किए गए हैं, क्योंकि अगर डीएनए तो पूरा ऐसा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है यहाँ कट कर दिया, तो फ्रेगमेंट्स तो इसके और भी है ना, तो हमें ये जो डिज़ायर्ड सेट चाहिए ये बाहर चाहिए, तो अलग किया जाएगा। तो यहाँ पे जो सेकंड लेन और 4 लेन है वो यहाँ पे वो डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट है, मतलब वो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में कट किए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हुआ पहला टूल। बिल्कुल हमने इसे पूरी डिटेल में लाइन टू लाइन हर एक चीज़ समझी है, कैसा क्या काम है, कोई भी वर्ड नहीं छोड़ा। तो अब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट हमारा टूल। इसको पूरा रीड आउट कर लेना दोबारा। अगर कोई भी लाइन नहीं समझ आता तो कमेंट में मेंशन कर देना, मैं होपफुली ट्राई करूँगी पूरा कि क्लियर कर दूँ उसको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टूल स्टार्ट करेंगे उसमें। तब तक के लिए थैंक यू।